महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी की आग भड़क उठी है। शिवसेना ठाकरे गुट के कद्दावर नेता संजय राउत ने नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव में पैसे की बाढ़ का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राउत का दावा है कि शिंदे के 35 विधायक टूटने की कगार पर है। ऐसे में दर्शकों, क्या चुनावी जमीन पर सचमुच मनी पावर का महायुद्ध छिड़ा है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत जहां बयान अब गोलियों की तरह चल रहे हैं और इस बार निशाने पर है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूरी महायुति सरकार। चुनावी मौसम गर्म है और संजय राउत का ताज़ा बयान इस राजनीतिक तापमान को और ऊपर ले गया है। बता दें कि संजय राउत आज 1 महीने बाद बीमारी से उबरकर मीडिया के सामने आए, लेकिन जैसे ही सामने आए वापसी नहीं, सीधे हमला किया है। उनके आरोप साफ है, महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव में पहले कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया जितना इस बार बहाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि 10-12 करोड़ रुपए एक एक सीट पर बहाए जा रहे हैं, 5-6 हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र है या पैसे का मेला? चुनाव आयोग को तुरंत दखल देना चाहिए। इसके साथ ही संजय राउत सिर्फ चुनावी खर्च पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी 3 दल आपस में ही मुकाबले में उतरे हैं और जो खेल चल रहा है वह सिर्फ सत्ता को बचाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को गिराने का है। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा धमाका संजय राउत के उस दावे ने किया जो आज पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। संजय राउत ने कहा है कि शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे। यह केवल मेरा दावा नहीं, इसकी तैयारी खुद बीजेपी कर रही है और रविंद्र चौहान को प्रदेश अध्यक्ष इसी काम के लिए बनाया गया है। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के इस बयान ने चुनावी शोर में राजनीतिक बम फोड़ दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा था, मुझे 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। और इसी बयान पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या गठबंधन सचमुच खतरे में है? इसके साथ ही संजय राउत ने और भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट शिवसेना नहीं बल्कि बीजेपी की बनाई हुई पार्टी है और अब वही बीजेपी अपने ही बनाए साथियों को साइडलाइन करने की तैयारी में है। राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि हम शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि दिल्ली के 2 नेता उनके साथ है, लेकिन वे किसी के साथ नहीं रहते। संजय राउत का हमला यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने उन बयानों पर भी निशाना साधा जिसमें मंत्री खुले शब्दों में कहते दिखे 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा। मतलब चुनाव से ठीक 1 दिन पहले पैसा आने के संकेत है। राउत ने यह भी कहा है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है और किसके लिए बहाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, पैसे की इस होड़ ने महाराष्ट्र की चुनावी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। राजनीति का सादापन पूरी तरह खत्म हो गया है, मर्यादा की कोई सीमा नहीं बची। इतने करोड़ रुपए खर्च करके किसके लिए लड़ रहे हो? यह राज्य की चुनावी संस्कृति का विनाश है। ऐसे में दर्शकों, इस समय महायुति के भीतर मतभेदों की खबरें तेज है। चुनाव सिर पर है, दाव बड़ा है और हर पार्टी हर कीमत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन संजय राउत के दावों के बाद अब सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र में वाकई मनी पावर का ऐसा दौर शुरू हो गया है जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए? और क्या शिंदे खेमे में सचमुच टूट की घंटी बज चुकी है? आने वाले दिनों में शिंदे गुट और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन संजय राउत के दावों ने चुनावी हवा में नया तूफान ला दिया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा के भीतर 2 दिनों से चला आ रहा गतिरोध अब थमता दिख रहा है। स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में आज सत्ता और विपक्ष के बीच हुई अहम बैठक में सहमति बनी है कि अगले हफ्ते सदन 2 बड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधार। दिलचस्प बात यह है कि वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इस खबर में संसदीय गणित क्या बताता है। बता दें कि लोकसभा के गलियारों में 2 दिनों से छाए कोहराम, शोर और नारेबाजी के बाद मंगलवार को आखिरकार एक लंबी बैठक ने हल निकाल दिया। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सत्ता और विपक्ष के नेताओं की इस बैठक में संसद के कामकाज को आगे बढ़ाने पर सर्वसम्मति बनी और सहमति भी ऐसे मुद्दों पर जिनसे न सिर्फ सियासत का तापमान बदलेगा बल्कि संसद का माहौल भी। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि 8 दिसंबर यानी अगले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। और सबसे अहम,
यह चर्चा की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह वही वंदे मातरम है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के भीतर जज्बा भरा और आज भी एकता, सम्मान और राष्ट्र भावना का मजबूत प्रतीक है। तो वही दर्शकों, विपक्ष में बैठी कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोंडिकुनिल सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीएससी की बैठक में तय हुआ है कि सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और मंगलवार बुधवार को चुनाव सुधारों पर विस्तृत बहस होगी। जरूरत पड़ी तो चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में वंदे मातरम के अगले ही दिन 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में देश की चुनाव व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के विषय पर व्यापक बहस होगी। मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार, चुनाव आयोग की जवाबदेही से लेकर राजनीतिक पार्टियों के खर्च तक संसद में इस पर लंबे समय से चर्चा की मांग की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के नेता की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ है कि सोमवार दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर चर्चा होगी और मंगलवार से चुनाव सुधारों पर। सरकार चाहती है कि ये चर्चा सकारात्मक और सार्थक हो। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल सोमवार और मंगलवार को 2 सदन में लगातार अवरोध का वातावरण बना रहा। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्षी दलों का आरोप था कि नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं और सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। तो वही सत्ता पक्ष का कहना था कि सभी सवालों का जवाब सदन के भीतर दिया जाएगा, बशर्ते चर्चा शुरू हो सके। ऐसे में स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष, इन तीनों के बीच कई मुद्दों, कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार आज माहौल सहज हुआ और चर्चा का रास्ता साफ हुआ। दर्शकों, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह राजनीतिक और भावनात्मक दोनों रूपों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक और विपक्ष चुनाव सुधार जैसे मुद्दे वाले विषय पर सरकार को घेरना चाहता है, वही सरकार वंदे मातरम को केंद्र में रखकर सदन में एक राष्ट्र भावना आधारित शुरुआती माहौल बनाना चाहती है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह संयोजन आने वाले शीतकालीन सत्र की दिशा तय कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वंदे मातरम पर चर्चा एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है। उससे अगले ही दिन चुनाव सुधारों की बहस यह दिखाता है कि सरकार और विपक्ष दोनों अब सदन में टकराव के बजाय बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सोमवार पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या वंदे मातरम पर बहस सदन का माहौल शांत करेगी? क्या चुनाव सुधारों पर 3 दिन तक चलने वाली चर्चा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव की तरफ कदम बनेगी, या फिर सदन एक बार फिर पुराने गतिरोध की तरफ लौट जाएगा? संसद के इस सत्र के अगले 4 दिन अब बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। तो दर्शकों, अगले सप्ताह लोकसभा में 2 बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं होने जा रही है। एक राष्ट्र भावना से जुड़ी, दूसरी लोकतंत्र की बुनियाद से, और दोनों ही ऐसे मोड़ पर जब राजनीतिक तापमान अपने उच्च स्तर पर है। क्या संसद इस बार उत्पादक साबित होगी? इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नगर पालिका परिषदों की 246 सीटें, 42 नगर पंचायतें और 2 दिसंबर को होने वाला बड़ा स्थानीय जनमत। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? उद्धव ठाकरे के मातोश्री से चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंपेन की और महायुति नेताओं के तूफानी दौरे की। क्या ये चुनावी MUA बनाम महायुति नहीं बल्कि AC बनाम जमीन की लड़ाई बन चुकी है? तो दर्शकों, चलिए चलते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव ने राज्य की राजनीति के पारे को हाई वोल्टेज कर दिया है, जहां महायुति के तीनों बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गांव-गांव घूम रहे हैं। वही शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। यही सवाल अब राजनीति के बीचों बीच खड़ा है। क्या उद्धव ठाकरे को ग्रामीण महाराष्ट्र में दिलचस्पी नहीं, या फिर शिंदे गुट की जमीनी पकड़ उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है? बता दें कि मंच पर भीड़, नेताओं के भाषण, गाँव की रैलियां, बैरिकेडिंग, ढोल ताशे, पोस्टर वॉर के शॉट। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि चुनावी पिच पर महायुति ने पूरा दम झोंक दिया है।
5-5 सभाएं रोज 100 किलोमीटर रोड शो और लगातार सोशल मीडिया कैंपेन। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही दावा कर रहे हैं कि एमयूए का ग्राउंड अब फिसल चुका है, लेकिन दर्शकों असली तीर चला है शिवसेना नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने अपने बयान में कहा है कि उद्धव ठाकरे का नकारापन देखिए, चुनाव में जाना चाहिए खेतों खलिहानों की तरफ, लेकिन साहब एसी हॉल से ही राजनीति चला रहे हैं। हारेंगे तो बोलेंगे वोट चोरी हो गई, ईवीएम घोटाला हो गया, निकम्मों की भगवान भी मदद नहीं करते। ऐसे में दर्शकों संजय निरुपम के इस बयान ने चुनावी तापमान को और अधिक गर्मा दिया है। एमयूए ने इसे व्यक्तिगत हमला कहा तो महायुति इसे जमीनी हकीकत बताकर मुस्कुराती नजर आई है, लेकिन हमला यही खत्म नहीं होता। बीजेपी नेता राम कदम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो जमीन पर गए ही नहीं, जो सिर्फ औपचारिकता के लिए निकले, उनको हारने पर वोट चोरी कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। एसी में बैठकर वोट मांगने का ये नया मॉडल महाराष्ट्र नहीं मानता। ऐसे में दर्शकों महायुति की रणनीति साफ है, उद्धव ठाकरे को स्टूडियो आधारित नेता और शिंदे को ग्राउंड पर लड़ने वाला मराठी मानुस के रूप में पेश करना। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता की मशीनरी, दनबल और दबाव की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार स्थानीय चुनाव को एमएलए एमपी का चुनाव मत समझिए, ये जनता का चुनाव है और जनता गुस्से में है। हालांकि एमयूए की चुनौती यही है कि उनके बड़े नेता एकजुट होकर निचले स्तर पर उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जितना महायुति का नेतृत्व दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र का यह चुनाव सीधा सीधा शहरी बनाम ग्रामीण नहीं है, यह संगठन बनाम इमोशन की लड़ाई है, जहां महायुति का दावा है कि उनकी सरकार ने विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाया, वही एमयूए कहता है कि शिंदे की सरकार सिर्फ तो तोड़फोड़ और सत्ता कब्जे की राजनीति करती है। तो वही उधर स्थानीय पंचायतों में पारिवारिक दावे, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे इन सब लड़ाई को और जटिल बनाए रहे हैं। कई इलाकों में महायुति के स्टार प्रचारक भीड़ खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीधे जनता से नहीं, मीडिया की नजर से जनता तक पहुंचने की रणनीति अपना चुके हैं। ये तरीका क्या कारगर होगा? यह ग्राउंड की लड़ाई ग्राउंड पर ही जीत ली जाएगी, इसी पर टिकी है 2 दिसंबर की चुनावी सुबह। तो दर्शकों, क्या महाराष्ट्र का यह स्थानीय चुनाव 2027 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या एसी बनाम ग्राउंड की बहस नतीजों पर असर डालेगी? इसका जवाब ईवीएम नहीं, महाराष्ट्र की जनता देगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में जारी नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आज सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आरोप गंभीर है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, बीएलओ की कार्यशैली पर सवाल और बैग में कथित कैश ले जाने तक का जिक्र। ऐसे में दर्शकों, आरोपों का पारा इतना चढ़ा कि ठाकरे ने चुनाव आयोग को सर्कस तक कह दिया है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं पूरी खबर कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में विपक्ष बनाम सरकार के बीच क्या घमासान मचा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा किसी चुनावी रैली से ज्यादा तेज है और इसकी वजह है शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोपों की शुरुआत वोटर लिस्ट से और समापन लोकतंत्र को मारने तक। टोन वही, तल्ख, आक्रामक और तीर सीधे निशाने पर। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट में देरी हुई, डाउनलोड करने में परेशानी थी, हमने चुनाव आयोग को पत्र दिया, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है एक तरह का घोटाला है, चुनाव आयोग एक सर्कस बन गया है। ऐसा कहते हुए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। आदित्य का दावा है कि गड़बड़ी छोटी नहीं है, 14 लाख से ज्यादा डबल वोटरों की एंट्री सामने आ चुकी है और यह सिर्फ संख्या की बात नहीं। वे आरोप लगाते हैं कि इस गड़बड़ी ने चुनाव प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और इसे ठीक करना आयोग की जिम्मेदारी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके डेथ सर्टिफिकेट तक जमा किए गए, फिर भी उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए। सवाल ये है कि क्या मृत मतदाताओं के नाम पर कोई वोटिंग कर रहा है? आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमने कई बार कहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम हटाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह सिर्फ गड़बड़ी है, लोकतंत्र को मार डालने का काम है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट पर सवालों के बाद उनके निशाने पर आए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को बीएमसी का बीएलओ बनाया गया है
वे न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं और इतनी गंभीर जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर कैसे। उनका तर्क है कि यह एक तकनीकी, संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण काम है और अगर बीएलओ ही ठीक तरह से काम न करे तो पूरी चुनाव प्रक्रिया सवालों में आ जाएगी। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीएलओ बनकर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यह काम गंभीर है। चुनाव आयोग बताए कि वे किस बात की पेमेंट ले रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे सनसनीखेज हिस्से में आदित्य ठाकरे ने बैग वाली एंट्री जोड़ दी। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कुछ लोग बैग लेकर घूम रहे हैं, उसमें क्या है कोई नहीं जानता। और फिर उन्होंने कटाक्ष किया, क्या यह वही बैग है जो कुछ नेताओं को सूरत और गुवाहाटी ले गया था। दर्शकों, यह बयान सीधे बीजेपी पर तंज था, लेकिन शब्द चुनकर तीखे अंदाज में। आदित्य ठाकरे ने बताया कि मालवन में बैग दिखा, क्या उसमें वही था जो सूरत और गुवाहाटी जाते समय था। यह सवाल हम नहीं, बीजेपी पूछ रही है। ऐसे में दर्शकों, विवाद यही खत्म नहीं हुआ है। आदित्य के मुताबिक बीएमसी चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट आनी है उसमें 1 जुलाई 2025 के बाद किसी नए मतदाता का नाम शामिल नहीं होना था, लेकिन उनकी रिसर्च टीम का दावा है कि 1 जुलाई के बाद भी कुछ खास नाम जोड़े गए हैं। यानी खेल सिर्फ डबल वोटरों का नहीं, नई एंट्रीज का भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ठाकरे का आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनाव आयोग से नाराज है। उनका तंज था, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, यानी आयोग वही कर रहा है जो सरकार चाहती है, फिर भी सीएम नाराज क्यों। आदित्य का दावा है कि अगर वोटिंग की तारीख बढ़ाई गई है तो आयोग को साफ साफ बताना चाहिए क्यों, वरना यह शंका और गहरी हो जाती है। आदित्य ने यह भी कहा है कि अब या तो वोटर लिस्ट निर्दोष होगी या चुनाव आयोग दोषी होगा। तारीख क्यों बढ़ाई, कोर्ट को बीच में आना पड़े तो इसका मतलब क्या है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही 2 ध्रुवों में बटी हुई है, लेकिन इन आरोपों के बाद मतदाता सूची की साख भी सवालों के घेरे में है। 14 लाख डबल वोटर, नए नामों की एंट्री, मृत मतदाताओं के नाम और सबसे बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर सर्कस चलाने का। अब गेंद आयोग और सरकार के पाले में है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये विवाद सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या वाकई चुनाव प्रक्रिया की साख दांव पर लग चुकी है। ऐसे में दर्शकों, आदित्य ठाकरे के आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। अब नजर इस पर है कि चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है और क्या इससे निकाय चुनाव की विश्वसनीयता पर कोई असर पड़ता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।